राई होती है तो पहाड़ बनता है ना। हया, ये पाकिस्तान नहीं है। जिहान ने सर तफक्कुर से चिताकर कहा तो उसके लब भींच गए। कार्ड रखकर जिहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता। और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता ही नहीं। जिहान की अगली बात लबों में रह गई। उसकी दाईं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से उनके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को टक्कर लगी। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का शटर शटर करता भाप उड़ाता सिसलर प्लेटर बीफ स्टेक समेत उलट गया। मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ इकट्ठे आकर के लगे। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। दोनों वेटर बायाक वक्त चीजें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफी अब फर्श पे गिर पड़ी थी। जिहान नागवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा। चंद मिनट मासूर हूँ और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ, ज्यादा जल तो नहीं गया? उससे हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं हो गई। बहुत टफ लाइफ गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुराकर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुख पड़ चुकी थी और शदीद चल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उससे हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके। कॉफी का शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उससे भूल गई थी। मगर कॉफी तो खत्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो। इंतहाई बदतहजीब वेटर से यहाँ के। चलो। वापसी पे वो उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। सीधी जमीन जाती सीढ़ियों के दाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टैक्सम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ से करीब ही है, जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था, उस तरफ। जिहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसे सफेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नॉट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन उसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, इस्तकलाल स्ट्रीट पे। जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट टॉक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? हम्म। उससे गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पे भी रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर फायदा? उसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी। फिर दायां हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि कतली बर्फ के साथ कीचड़ थी घास पे वहीं फिसल गई। उससे लापरवाही से शाने उचकाए। अब कजन के साथ कॉफी पीने का किस्सा सुनाने से तो रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ। और घुटने? जिहान ने मुस्कुराकर उसके जींस की तरफ देखा। मतलब? अया ने अब्रू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेली के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटने पर भी रगड़ आनी चाहिए। वो चंद कदम चलकर घास के कतरे की तरफ गया। झुककर 3 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वापस आकर उसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पे लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शक्की मिजाज नहीं होता जिहान सिकंदर। उससे हंसकर अपने पोरों पे जरा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जींस पे मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम में जरूर आना। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कमको संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है। मगरूर भी है और जल्दी खुलता मिलता भी नहीं। मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी वो जिहान की सेरिक निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो डीजे और हाले एक रसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले उसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? एक जगह कतली बर्फ के साथ कीचड़ था वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार उसके घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा फिर अस्वाद में सह हिलाया। हाँ लग रहा है। अया बात बदलने की गर्ज से बोली। हाले ये बैलकनी बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही उसके नीचे आ जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से उसके कोट को देख रही थी उसके सवाल पे निगाहें उठाकर उसको देखा। उनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रूह में किसी इंसान की मौजूदगी पर या फिर तेज हवा आंधी वगैरह में खुद खुद जल उठती हैं।
और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद बहुत। उन दरवाज़ों के कैचर स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझ कर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। आया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाहर देख आई थी और उससे उस भड़क पे हफ्फत हुई थी। हया, डीजे ने तेजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी पूरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों? वो तेजी से बोली, कॉफी चाय लंच कुछ भी नहीं। नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस संबुल में, अगर इतना ज्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि, आलिया ने मुस्कुराहट दबाई, कि यू आर लुकिंग फॉर ए डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख रंग नहीं पहनते। अच्छा, पता नहीं। वो तानसा उनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीजें उलट पुलट करने लगी। ये दावत की खुशी में, तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तहसीक के उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जिहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की कोई पेशावर। उसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जिहान सिकंदर हमेशा इसी तरह उससे बेइज्जत कर दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो जिहान सिकंदर के संबोल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता उसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर उसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फोटो कॉपी करवाने जाती, उसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के छत्ते, किसी किताब पे हमेशा शहनाज का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी। वो डीजे ये उधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सभांची में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्ट सर और गर्दन खुली रखना था। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गोरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल उसी कार्ड पे अदा किया होता था। उसमें मोबाइल की इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1,000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1,000 यूरोस नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2,000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सभांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए खसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रखकर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने पकना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक से करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दिया सा था। दिया उसका नाम था और सार तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा तक तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और वो जो वो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूंगी। वो जब बगैर भुनी उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले, वो इतने फीके होते क्या यार, 4-4 चम्मच भर के सुर्ख मिर्च डालती तो वह मुश्किल जरा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज जब सुबह होती तो डीजे बंक की सीढ़ियां छत फलांग कर उतरती और उसी तरह निहार मुंह खिड़की में खड़ी हो जाती।
फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, टीबे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से नहीं समझ पाता था। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल दोहराती। उसके टीवी कहने के बाद वो पुकारती, जालील। और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। उसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं उसकी और उस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू एहतमाम पजीर होती। घर रोज ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया, मगर हया के साथ हुआ यूं कि उसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी, वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तक के बायस 5 का हिस्सा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का जरा सा फर्क मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि हफ्ते बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती। तो हाले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो उस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पर उससे पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पे ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? आया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव उसका और डीजे का मरऊब तरीन खाना बन चुका था, और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ, शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपनी पुप्पो के घर जाओगी ना? डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुककर नागवारी से उसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और अरीज था। हर सो सर्द रोशनियां जगमगा रही थीं। वहां दो लंबी सी कितारों में मुस्ततिल मेजें लगी थीं और दोनों कितारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनाई थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफातन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। उससे चमचा प्लेट में रखा और नेपकिन से हाथ साफ करते चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। हम्म, कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था, इससे उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। जी, तुम सुनाओ। इरम की आवाज में जरा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ, सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज सीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। अया ने आहिस्ता से चम्मच रखा और नेपकिन से लबों को दबाया। उसके जहन के पर्दे पे वो वीडियो उभरी थी। वो यार, अजीब सी बात है, मगर तू अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। उससे मुझे रोका। अया बिल्कुल दम साधे सुनी गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसके समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर उससे कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि अया बाजी कहाँ है और कैसी है। अमेरिका पहुंच गई हैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूं। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कब सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उससे अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नजरअंदाज करके गुजर जाना। मसीह चंद बातें करके उससे फोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे तुम्हारी फूफो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? डीजे नेपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज से पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया? डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते सर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की सर्द शिफॉन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थीं। शिफॉन का दुपट्टा उससे गर्दन के गिल लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाई जानिब पे आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाते प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। हम्म, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या है? वो डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या।
डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओहो, अपने पीछे देखो। उसे झुंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मुड़ी। वहां एक करते करीबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश से उसके पास गई। डीजे जरा उससे जरा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसे सरगोशी की। 3 साल पहले मिस वर्ल्ड हक का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पे रख दिया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और ये खतीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। कभी आओ ना उधर। अंजुम उन दोनों से ज्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफी देर वहां खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि कोर्स से निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सिम के पार्क में संगी बेंच में बैठी थी। उससे अपना लंबा सफेद ऊनी कोट अब सर्ट फ्रॉक में पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन सतह चिट्टे से सबीन पुप्पो का नंबर मोबाइल पे मिला रही थी। अभी तक उससे उस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फोन कान से लगाया। वहां दूर तक सबसा फैला था। खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बगदाद। हवा उसके लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुफ्तंदोज होते हुए फोन पे जागती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जिहान ने फोन उठाया। जिहान, मैं हया। उसके अंदाज में हिफ्फत आई। उससे कह रखा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुर्ख कोट ने तो उसे खूब बेवकत किया था। हाँ है, आप बोलो। वो मसरूफ सा लग रहा था। मैं वो टैक्सी पे हूँ, तो मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ। तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उससे हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उससे दावर भाई की मेहंदी वाले रोज जिहान के मोबाइल पे फोन मिला दिया था? ओह, मुझे पुप्पो का नंबर लिखवा दो। जिहान ने फौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मजीद कुछ सुने बगैर उससे फोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। पुप्पो उससे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लीरास की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, वो शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बता देती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जिहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर थोड़ी देर तक देखने लगी। उससे फूफू किचन में ही ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या जरूरत थी? वो इर्द गिर्द पहली अशिया देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए तो मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चले, फिर आज पिलाओ तो मैं ही बनाती हूँ। मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कियों की मेज इस पिलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पे लटका कर आस्तीन ने कलाई से जरा पीछे कर दी। वापिस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पे रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे साली मुर्ग की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पे चढ़ी देचकी में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड की तरह। वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जिहान भी पता नहीं चीजें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊं। ऊपर एटिक से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे। मगर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद। आप गोश भुने जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पाँव चलती बाहर लिविंग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदावर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सा मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूलों की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और उसके दाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूं लगता था कि उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। उससे उंगली से फ्रॉक पहलुओं से जरा उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के सीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज में एक
कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जिहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए पुप्पो ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद कमरे पे डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब उससे पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक में आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा कार कबाड़ रखा था। वो मुतसब्सब से अंदर आई। बत्ती ना जाने किधर थी। उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड ना जाने किधर था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लिविंग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जिहान और पप्पो की मिली-जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा-फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं ना था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन सादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अक में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चरड़ सुनाई दी थी। जिहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। उससे चंद चीजें उलट पुलट की तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। उसे जरा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, मासवाए उन कोने में रखे 3 संदूकों के जैसे उन्हें सामानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश पे एटिक का अधखुला दरवाजा होले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था, क्योंकि राहदारी की आधी रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटिक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी हाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी कर्द आलूद हाकी की शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। उससे बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही करता था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अक में जिहान नहीं था, वो कोई और था। दराजकद, कनपट्टी और पेशानी से झलकते सफेद बाल, सख्त नकोश, नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो ऐन उसके सर पे आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घूर रहे थे। बेख्तियार उसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उससे अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर जकड़े उनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसुध। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें। अपने मालिकों से बोलो, उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। वो उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है, हर चीज। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में चुभाकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। उसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी। वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो उसको गर्दन से दबोचे उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से हटे संदूक में उसका सांस उखड़ने लगा। बाप 3। छोड़िए। धार से दरवाजा खुला। वो एक गुस्से से चलता अंदर आया। उससे गर्दन के गिर झगड़े हाथ को खींच कर अलग किया। रत खोला ढक्कन पूरा खोलकर थोड़ी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने। आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इंगिश्त उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबी कर रहा था। जिहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा। एक उसीली निगाह उस पर डाली और कोने से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दाने पे लाकर उससे हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास के माने सर्द पड़ चुका था। गर्दन पर उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो पुप्पो ने। फुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से से बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियां तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। पुप्पो परेशान से आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी।
मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में। 2 दिन के लिए ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटी टेबल पर रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबू से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहान को इतने शदीद गुस्से में उससे पहली दफा देखा, और इतनी शाइस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ। पप्पा परेशानी से कहते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो खून पे खून चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। सर्द फ्रॉक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप किया। बाहर सर्दी थी, मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने पूरे स्वेटर को आतन कोहनियों से आगे तक मोड़े, वो हमेशा की तरह वजीह और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जिहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने अम्मी को मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफरत करते हैं। सामने सब्जा था। उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की तरसों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाए चेहरा जिहान की तरफ मुड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता, तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुक्के टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज़ मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं। वो गड़बड़ा गई, मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था, और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और अम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फोत हुए, तो मैं और अम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए, और तभी वो वाक़या हुआ जिससे हमारी ज़िंदगी बदल दी। आया का सांस रुक गया। तभी तो उनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे, जो हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। सबूत उन्होंने नहीं कोई छोड़ा। मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सजाए मौत सुना दी गई, और उन्हें तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट न कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालदेन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आ रही निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया यकटक उसे देखी गई। उसके घर में पुप्पो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दास्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पे मजबूर हैं। एहसास से जुर्म है या कुदरत की सज़ा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उस पे उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं, और बावजूद इसके कि यह हकीकत बहुत जगह पे मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था। किसी दास्तान में उसकी दास्तान ना थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया।
शायद वो सिर्फ अभी तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मुड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, हतीजा। टाली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे की शॉपिंग पर तबसरा कर रही थी। वो 13 फरवरी की दोपहर थी। उन्हें तुर्की आया 8वां रोज था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सिम गई थी, मायूसी वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा नहीं जाते थे, बल्कि सवाए सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ना थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उससे ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि बाहर में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों रुककर नीचे देखने लगी, जहाँ डाली उनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डाली को। कौन से लड़के? वो फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले डॉर्म में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं, और ये कि उनको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती हाथ हिलाकर वो बाहर निकल गई। ये फलस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस जाली की दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की। भगो मत, वो हमें जरूर अपनी मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पर कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। डीजे पदक उठी। चलो फिर तैयार हो जाए ताकि वक्त पे पहुंच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया है, ये अरब इसराइली दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी। डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान कभी ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे। ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मुतमुल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। उनके 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्लाह जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर उन तीनों मेज़बानों ने ऐसे तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मुतसिम उनमें ज़रा लंबा था। उसका नाम मुत्तसिम मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया था कि वो फेसबुक पर अपना नाम मुत्तसिम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह उन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मुत्तसिम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुतफिक ना था। वो फ्लर्टी नजरबाज सा लड़का कुछ भी था, मगर मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और मोहसिब लड़के थे कि हया को अपने सारे कजन्स उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जिहान की बात और थी। उससे फौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पर फोन सुनते बाहर गया तो मोमिन ने बताया। फिर तो हमें उसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोच कर बोली। और गिफ्ट भी? हया को ख्याल आया। हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहिर में देखी है 130 लीरास की है। मोतसिम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज पर रखा। यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में? हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल की कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसिम झुक कर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और बेयकीनी से मोतसिम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। वो छीम कर मुस्कुरा दिया। और मोतजिम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोतसिम से आंखें बचाकर हया के सरापे का जायजा ले लेता था। हया कदरे रुख मोड़ के मोतसिम की तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इतनी महंगी घड़ी को खरीदने के लिए हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक का हिस्सा कितना हुआ? 32 लेरा और 50 कुरुश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने जबरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज ना था।
मगर मुतसिम उनसे रकम लेने पे मुतसब्सिब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जो आहिर के लिए निकल रहे थे। मुतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर खड़ी रीत लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से जोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुला लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नत्थी हैंड फ्रीज कानों में लगाते हुए बोली, जहर मिलाकर दूंगी तुम्हें। डीजे भुननाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों में ऑमलेट डाल कर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पाँव चलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वो वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्कदा उस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी। जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी मगर जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ी रही थी कि दरवाजा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उससे काजल की सलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। बाहर बेलकुनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला बेलकुनी तारीक हो गई। काल्पन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उससे गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों समेत देखा। हर सू खामोशी थी। बेलकुनी वीरान थी। बाहर सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानी खड़ी रही फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओ नहीं। उसके लबों से एक उकताई हुई खरा निकली। चौखट पर उससे कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चकोर सफ़ेद कागज़ निकला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उससे लब भींच कर तनफ्फुर से वह तहरीर पड़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ पर उड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मुत्तसिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मुत्तसिम। वो शदीद बेजारी से बामुश्किल सब्र करके बोली। मुत्तसिम को वजाहत देने का सोचकर ही उससे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और इनको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे दूसरे में काजल पकड़े जरा रखाई से बोली। मुतसिम ने झुककर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकन दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूं ना, सॉरी। वो जो कतरे भन में सुकेड़े कागज को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके। मगर ये तुम्हें कोई ज़बान जी में तंग कर रहा है? वो तहरीर पर निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है। ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानी है, जाने दो। इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मरम्मत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का कवाड़ बंद करने ही लगी थी जब वो होले से बोला। ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में कि दरवाज़ा बंद करते हया ठटक कर रुकी। फिर पट नीमा किया और बाहर बैल्कोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मुतसिम कागज़ के निचले दाईं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों हो रहा है? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मेकान के अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोहतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। सिट्रस, लीमू, लाइम। वो मुतसब्सब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
किसी ने इसके निचले किनारे पे लीमू का रस लगाया है। फिर उसने जरा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मुतसिम कतरे झिझका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज़ की कुर्सियाँ खींचकर सामने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं, और उनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में आग बहुत है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मुतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला सर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेख्तियार कह उठी। मुतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो हद के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया। जरा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे, बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के 3 हरूफ ARP। वो हुर्फ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो दोनों चंद लम्हे कागज के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। अरब, एरब, कैसा लफ्ज है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या अरब कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मुतसम ने शाने उचका दिए। हया सोची निगाहों से कागज को रखती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नजर मुतसिम को देखा, फिर नर्म सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो होले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज मेज पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मुतसिम। मुतसिम ने जरा सी सर को चंपिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैशेस उस रोई से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज पर रखे किनारों से भूरे हुए कागज को देखे गई, फिर बेख्तियार किसी मकान की अमल के तहत उससे हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाई हथेली की पुष्प पे वो 3 हरूफ उतारे। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। जरा सी तर्ज से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजरे और जोरदार ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुष्प पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज सीख रही थी, ARP। उससे ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले हालों में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वे एड़ियाँ उठाकर जरा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहां सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नजर आ रहा था। उससे डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी थी, स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे कटाकट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज्यादा है, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद जरा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रोंदी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा चूड़ा उसके पीछे गर्दन पे झूल रहा था। सादा शलवार कमीज से वो ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुई थी, जिसकी आसीनें उससे कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटे जूड़े से निकलकर चेहरे के अतराफ लटक रही थी। गोश में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम अपने घर खाने की दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अफसर शाम ही वो दोनों हाले को लिए अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पे मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाल ही को उन्होंने लॉन्च में अंजुम बाजी के साथ बैठा रहने दिया। खुद किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। ये पेंटिंग जावेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी के हाले को मुतल्ला करती आवाज आ रही थी। डीजे, ये जावेद जी क्या है? उससे कचरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, इनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओ कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन एहतियात से बंद कर रही थी। हाथ पे पलटी और मुस्कुराई।
बस दम दे रही हूँ। बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जोवेद जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों पे पहुंची थी। बस आने वाले हैं। लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं मैं कर लूंगी, थोड़ा सा रह गया है। डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा। तो उससे चिताती नसों से घूरा। आपने इस सोडे में भी सुबह कर देनी है, लाओ मुझे दो। और प्लेट है वो लगाओ। उससे टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। आलिया सूद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने में लगी थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो उन कभी कभी काम करने वाली दोनों पाकिस्तान लड़कियों की निस्बत बहुत तेजी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम बाईजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर कटिंग बोर्ड पर बाएं हाथ से पकड़कर रखा और छुरी रखकर दबाई। दो सुर्ख टुकड़े अलग हुए और जरा सा सुर्ख रक्स उसकी बाई हथेली की पुश पे बह गया, जहां काजल से लिखे 3 मीठे मीठे से हुरूफ थे। ARP। वो 2-3 रोज से इसे ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उससे गर्दन उठाई। अंजुम बाजी। दही को कांटे से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी, अरब। ARP। उससे वसाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह, नॉट अगेन आया। हाली जो सिंह के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिससे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौसू लेकर बैठ गई हो। उसके अंदाज में हफ्की पर एहतजाज था। मगर हाले अब क्यों उलझी? ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस ही नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP। अब्दुल रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है। यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। और अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP। अब्दुल रहमान पाशा। ओ, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके। वह बसाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल कटमट हो रहे थे। आले और जिहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस संबूल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और उसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो भी PhD कर रहे थे और सभांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और पुरस्कार। टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप के नारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नूर समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कितार में सजी थी। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तहादुब बहुत दिलचस्प था। जोयत जी और अंजू जी। उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज पे आई तो जावेद भाई को तनहा बैठे पाया। वो किसी किताब की वर्करदानी कर रहे थे। जोयत, जावेद भाई। वो गड़बड़ा कर तस्वीर करती उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मुख्तात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। वो फौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस संबोल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मुख्तात सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बयोक अदा वाला? और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी, वही। वो जो हादसा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बयोक अदा में उसका काफी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो किससे हाथ से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप इतराफ नहीं करना चाह रहे। उससे अंधेरे में तीर जलाना चाहो। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख बबूका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में हाली चमचा था। मिर्ची, इतनी मिर्ची हया?
नहीं, ये तुर्की की मिर्ची फीकी होती हैं। तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, हालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं! उससे बेख्तियार दिल पे हाथ रखा जबकि डीजे हंस हंस कर धोरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से जरा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के सराह चमक रहे थे। वो दोनों सुसरोवी से सड़क के किनारे चल रही थीं जब डीजे ने पूछा, हया, ये टॉक्सिम नाम कितने मजे का है। इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टॉक्सिम अरबी का लफ्ज है और उसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारी शहर में जाती ही थी। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही थी। अरबी में तो टॉक्सिम नाम का कोई लफ्ज नहीं है, और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, तकसीम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम, तकसीम या टॉक्सीम बन जाता है। टॉक्सिम, वाह! वो दोनों इस बात पर खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्कलाल स्ट्रीट की तरफ गई थी। इस्कलाल जदेसी टॉक्सिम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो गली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्रॉम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता। इस गली को खत्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहां दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकुमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, डिजाइनर वेयर, गर्ल्स हर ब्रांड की दुकानें वहां मौजूद थीं। चंद रोज पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए, और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा, इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मोटर इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल जरूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंसिया हंसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जिहान से मिलना था, और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज रफ्तारी से चल रही थीं। वहाँ हवा तेज सी और हया के खुले बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और उन्हें कान के पीछे उड़सती। तभी उससे बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले कि वह दरवाजे पे हाथ रखती, दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जिहान था। वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो उसके सामने से आधा साथ से निकलकर गुजर गया तो पलट कर देखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और लोगों की रेलिए में आगे बह गई। हया यूं ही अपनी घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जिहान उससे दूर जा रहा था। उसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। जिहान ने उसे नहीं देखा। उसे यकीन था। वो दौड़कर उनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे। उनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बामुश्किल वो उसके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज में नफी में साहिलाती कुछ कह रही थी। जिहां भी हासा झुंझलाया हुआ जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी जुबान, वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोल रहे थे, और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फिक्रे छोटे होते थे। बस फाल इस्तेमाल किया और उसके आगे पीछे साप के लाख के लगाकर एक बड़ा लफ्ज बोल दिया जो मायने में कई फिक्रों के बराबर होता। जिहान, जिहान। वो शोर और रश में बामुश्किल इतनी आवाज से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। उसकी तीसरी पुकार पे रुका। लड़की भी साथ ही रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जिहान। उसके होंठ जिहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? उससे संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अब्रू उठाए। उसके चेहरे पर इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। उसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। उससे शक गुस्सा कि जिहान ने उसे नहीं पहचाना।
हाँ, तो फिर? वो मन में सुखेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर हया ने बेयकीनी से जेर लब दोहराया। वो शर्त से जिहान को देख रही थी। कोई काम है? वो बामुश्किल सब करके बोला। हया ने धीरे से नफे में सर हिलाया। उसमें बोलने की सकत नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाह ने झटक कर पलटा। लड़की भी कुछ चिट्ठी निगाह उस पर डालकर मुड़ गई। इस लाल स्ट्रीट पे लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जिहान सिकंदर उस लड़की के पीछे बहुत से लोग उस समय जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी, बहुत से सरों के पुष्प के दरमियान, और उन दोनों को दूर जाते देखती रही। उसकी पलकें झपकना भूल गई थीं। उन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया। डीजे कहीं दूर उथल पुथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो उसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसी समय देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाहिर भोज से उसकी पलकें गिरी और झुककर उठी तो मंसर भीग चुका था। उससे फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसार पर गिरने लगे। सामने का मंसर कतरे वाज़ेह हुआ, मगर लम्हे भर की ताखीर से उसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंसर खो चुकी थी। आंसू टप टप उसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पर लुढ़कते गए। है यार, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर उसका शाना झंझोड़ा। उसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे। वो उसी समय देखते हुए बड़बड़ाई थी। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गर्म ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे पूरी अस्सा गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढली सी आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउजर में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी सी लटें कानों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुतजिम काउंटर की एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटीज, जेली और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख जेली बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया उसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाखिर उसकी जिंजर ब्रेड के 6 के 6 टुकड़े बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ अब इसको जोड़ते हैं, उससे कहा तो मुतसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुतसिम ने एहतियात से दोनों दीवारें मुसल खड़ी की और उनके जॉइंट पे बातों कम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता से दोनों ने अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने उनको चिपका दिया था। जबरदस्त। वो पुरजोश सी हो गई। उसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही उसकी सारी थकावट भगा के ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार छोड़ने लगे। हया के माथे से झुलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार हाथ से उसे पीछे हटाती। औरों पे लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पे लगे, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत पर कड़ा रही। सिरप सूखने लगा था। छत मजीद मजबूत होती गई। हया, तुम ग्रेट हो। वो पूरा सा घर बिना रंग या आरइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मुतसिम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब अला बला कैंडीज, बंटीज और जेलीज से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे जरा सा सिरप लगाकर उसे दीवार से चिपका देते। पूरे घर पे जगह जगह सुर्ख सबस और नीले बटन की मानिंद आंखें उभरने लगी थीं। जरा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और एक अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मजा अपने घर को भी चिखाए। हया आइसिंग शुगर और छलनी ले आई। उससे सूखे सफ़ेद आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराखों से सफ़ेद सरे नीचे गिरने लगे। पूरे घर पे बर्फबारी होने लगी।
और एक हल्की सी सफ़ेद तह चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस से आया था। उससे एहतियात से ट्रे उठाई, घर पर करा रहा। वो उसके 4.5 घंटों की मेहनत का समय था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान नक्सक से तैयार न हो, हैरत अंगेज बात थी, मगर आज उसकी तैयारी वो घर ही था। उससे अपने रफ हुलिये एप्रन और चेहरे पे लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। उसकी सारी तवज्जो ट्रे में रखे जिंजर ब्रेड हाउस पे थी। वो डीजे और मोहतसिम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज़ पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज पार्टी ना थी। सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज! दया ने पुकारा तो सबने उधर देखा। मुतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी। दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो हेंसल और ग्रेटल के जिंजर हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ। बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। उससे मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा अध खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज पे ले आओ। मुतसिम बड़ी मेज़ पे गिफ्ट्स, केक्स और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। उससे बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दायां हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नॉब को उसे छुआ ही था कि दरवाज़ा जोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने उसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी उसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओ नो। बहुत सी दिलदोज़ चीखें बुलंद हुईं और उन सबसे दिलहराश उसकी अपनी चीख थी। उल्टी हुई ट्रे उसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठट की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पर जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बंटीज और जेलीज इधर उधर बिखर गईं। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का एक मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। कितने ही पल वो शौक के आलम में उस मलबे को देखे गई और फिर उसके उस पार नजर आते चौकर्स को देखा और अपनी शर्शर निगाहें ऊपर उठाईं। वो जिहान सिकंदर था और उतनी ही बेयकीनी और शौक से उस मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार उससे नफे में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओ गॉड। तासुफ, मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, एकदम लब भींच गए। उसकी आंखों में तखीर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में उतरने लगी। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते पूरी कुव्वत से जिहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा। उससे गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जिहान को देख रही थी। उससे लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थीं। वो कनपट्टी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मुतजिम उसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। उससे उर्दू में चिल्ला कर कहा था। 12 ममालिक एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सवाई डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिब खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया। जिहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उससे गर्दन के गिर्द बंधे एप्रिन की डोरी हाथ से नोची। एप्रिन एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा था। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज से चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कोहर अरसू छाया था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था वो एक जिंजरब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही। पहाड़ी की ढलान उतरकर सामने सभांचे की मसनूई झील थी। झील अब हाथ से पिघल चुकी थी।
फिर भी फांसे फांसे पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला चूड़ा खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिए। खुद असीती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मस्तूरी झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदनी के एक बड़ा सा वर्ग स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाजें वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदनी में गुम हो गए। तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटकर संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया, मगर वो चुपचाप बेआवाज रोती उसे देखी गई। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी डांस में मैं बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियासत जाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं दावा कर दूंगा। मदावा। उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा। और उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माय फुट जिहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेजी से पलटी तो ढीले चूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बाल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पे चढ़ने लगी। जिहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बंक पे टाली मुंह पर तकिया रखे सो रही थी। चेहरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बंक की कुर्सी पर बैठते मेज पर रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपने कजन के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उससे तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती और खुले दिल से अपने कजन को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को याद करवा लेते। उससे एक दूसरे के चेहरों पे मिलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वे होद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए डीजे तेजी से कुछ टाइप करते कह रही थी। हया उसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सब इतना शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफातन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भेजे स्क्रीन को देखा। वहां जेहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। जाने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? उससे फोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। पलक में आंसुओं का गोला सटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे डोम के बाहर बेलकुनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फोन फेंक कर उठी, तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और थोड़ कर दरवाजा खोला। वो बैल्कुनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जिहान। नया दरवाजा बंद करके उस सकाई। उससे टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बना लिया था। आंखें नूस मुतवरम थी। कब से खड़े हो इधर? वो हफ्की से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी बुलाकर हंसी। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारी तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी भी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियां उतरने लगे। और हम यही पीकर बड़े हुए हैं। कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था और किचन का दरवाजा खोलते हया ने मुड़कर उसे देखा जरूर था। हाँ, बहुत फर्क है हम में।
उसने तस्लीम कर लिया था, उससे हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, ये डीजे की सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो खत्म है, अब सादा चाय पियो। उससे कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, तेज की ढूंढ ढांड कर निकाली। उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मुशक्कत के आदि। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था और वो स्लैब पर रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जिहान, मैं कर लूंगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उससे प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डिब्बा उठाया और खुद ही तेजकी में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था, जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोनियों तक मुड़े। वो टॉक्सिम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद उस एग्जेक्टिव से कतई मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया! डीजे हवास वाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन मर जाएगा बच बच कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जिहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम सलाम। जिहान ने पलटकर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन। वह हया को मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। उसी वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उस स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। उससे कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज में तसबसब था। हया सुलेमान, बंदे को अब्दुल रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी। वो शस्सा उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उससे पलके उठाकर जिहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फोन रखना चाहा मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ में से ले लिया। कौन? वो फोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेबन आ सकती थी। कौन? उससे दोहराया। दूसरी जानिब से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जिहान लब भींचे चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उससे फोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उससे मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए चांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब समझ चुकी थी। हम्म। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर वो जैसे चौंका। वो फूल? पता नहीं कौन है। उसे शाने उचका दिए। जाने दो। हरेसमेंट एक जुर्म है, हम उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मस्से काल जिहान सिकंदर के पास ना हो ये मुमकिन था भला? जाने दो, मैं उसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो कि वो मुतमिन नहीं हुआ था मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहम्मिल नहीं थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती, मैं ज्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने बंद नहीं किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। सो 10 मिनट बाद खुद ही चालू उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नजरों से देखता रहा। जब बर्तन खत्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए हमारे, अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। उसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से चलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लोगे। अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें? सवाए इस बेकार चूल्हे के कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल जमीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायजा लेने लगा। जिहान, रहने दो। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे की इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जिहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो किसी की सुने। उससे मेट्रो में अपने जूते की तस्वीर खोलता जिहान याद आया था। उसे मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी सीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वुर यही होता है कि वो हाथ से दौलतमंद होंगे, जबकि जिहान और सबीन फूफो उसके बरक्स
मेहनतकश और वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो चोरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी उससे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पे बैठा पाइप की दाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सबर असमा पल भी थे और फिर वो वाथाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है। अब ये खुद से नहीं बुझेगा। उससे कहने के साथ ही अमली मुशायरे के तौर पे चौथे चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली उससे फिर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जिहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो? सुभानजी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंसी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सुभान जी से बड़े हो जितनी मालूमात है। सुभानजी से बड़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादाम। वो जब भी अपनी कम आमदनी या काम का जिक्र करता उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास से कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां उससे पहले सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करें साथ। उससे झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दाने से फिसल कर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जिहान को देखी गई। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है, श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली मबादा वो कुछ गलत ही न समझ लें। फिर अपनी जल्दबाजी पे हिफ़्फ़त भी हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी तुम्हारी बस टॉक्सिम पे उतरती है ना। हया ने उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसे सर के जरा से अस्वाद के साथ थाम ली। हाँ। वो अपनी प्याली लेकर उसके मुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सिम से पिक कर लूंगा, हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक। ठीक। वो खून पड़ते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बेलकुनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी रही थी कि वो होले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। रिहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवा के तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो हिफ्फत से हंसी। कहा ना सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर मैं वो डिनर पे करूंगा। उधार रहा, हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियां उतरने लगा और हयात सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बेलकुनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो सिरलब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने पंख के सीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है। डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है। उसने बेड में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पुप्पो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हम्म, वही शादीशुदा। हाँ। उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट डर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हयात जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे चुंचलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाई जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। दरवाज़ा खुला था। उसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसकी जानिब पुश किए चूल्हा चला रही थी। वो भी उसकी तरह थी। दराज कद, घुंघराले से बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी से आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पूछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा?
हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों लीराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी। तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूं बस उसकी कीमत देगा, ऊपर एक कुरुश भी नहीं। क्यों, इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है, फिर हमें क्यों नहीं देगा। वो कहता है उससे कोई हैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मस्जिद किस खाते में दे? मैंने अभी तक उसकी पिछली रकम नहीं लुटाई। हाँ तो वह हारिस के इलाज पे लगे थे, कोई जुआ तो नहीं खेलते हम। उसे गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पर दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो, तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचार की ओर कर्व से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूं कुछ। वो जिस चिकित्सकी के आलिम में आया था उसी तरह वापस पलट गया। उसकी स्याह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा था और चाल में वासिया मायूसी थी। वो मुस्तरब से उंगलियां मरोड़ती खिड़की से उसे जाते देखती रही। फिर एक नजर कमरे के बंद दरवाजे पे डाली जहां उनका बेटा सो रहा था और सर झटक कर वापस सिंक की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम उसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और मशकूक निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ में मस्कारा ब्रश था। वो आईने में देखती, आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मिस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेडो और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे उसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे और जो फ्रॉक उससे पहन रखा था उसकी ऊपरी पट्टी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आसीनें बहुत छोटी थीं और उन पे भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थीं। टखनों से जरा सा झलकता पायजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने सर से पैर तक उसे देखा। डिनर की। उसने लिपग्लोस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिस करके खोले। किसके साथ? जिहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा। वो 2 घंटे सर्दी में बैल्कोनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। भगो मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया। वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उससे जहाज में भी साथ उठा रखा था। उसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इस सलाहत का कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अबू सहबी में खरीदा था। उससे मोबाइल, पैसे और सब हांजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो उसे मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना नर्म सफ़ेद कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पर चलते हुए उससे कोट सीधा किया और पहना। फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। कोट सेल का स्टॉप जरा दूर था, उसे वहां तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज से सड़क पे चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा से उसके गीले घुंघराले बाल कमर पे उड़ रहे थे। चंद लम्हे वो कोर्सिल स्टॉप के करीब पहुंची। उसे कोर्सिल दूर सभांजी के गेट से बाहर निकलती दिखाई थी। हाली ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी कोर्सिल छूटेगी उस दिन तुम्हें हाली नूर बहुत याद आएगी। और इस पल बेबसी और दुख से उसे दूर जाती कोर्सिल देखकर वाकई हाली नूर बहुत याद आई थी। उससे जेब से मोबाइल निकाला और जिहान को पैगाम लिखा। मेरी कोर्सिल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहां सड़क पे टहलती रही मगर उसका जवाब नहीं आया। शायद उस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो हाल में लौट आई जहां एक स्याह चमकती हुई कार उसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और चेहरा जरा सा मोड़कर उसे मुखातिब किया। मदाम सुलेमान, टॉक्सिम स्क्वायर।
जिहान सिकंदर। तुर्क लबो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो उसे सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशिस्त पे बैठ गई। वो यकीनन जिहान का ड्राइवर था। गो कि उसने मफलर चेहरे के गिर लपेट रखा था और सर पे टोपी भी ले रखी थी। हया बस उसकी एक झलक ही देख पाई थी, फिर भी उसे गुमान गुजरा उससे उस स्याह फाम हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ, ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जिहान को बहुत शुक्रिया, मैं पहुंच रही हूँ लिखने लगी। जरा की जरा उसे निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर में एक दो बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने उसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा ही देख सकती थी। टॉक्सम स्क्वायर पे तारीकी के पंछी ने अपने पर फैला रखे थे और उसी मुनासबत से हर सू बत्तियां जगमगा रही थीं। पूरा स्क्वायर इन मसनूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्मा आज़ादी के अतराफ से मुखालिफ समितों में सड़कें निकल रही थीं। वहाँ हर सू ट्रैफिक का रश था। मुजस्मा आज़ादी को चारों अतराफ से घास के एक गोल कतई अरसी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की चार पत्तियां हों और हर पत्ती के किनारों की लकीर पे पथरीली रोश बनी थी। वहाँ लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जिहान सिकंदर। उससे उंगली से उसी दीवार के साथ दूर इशारा किया जहां जिहान की सफेद कार खड़ी थी। यूं कि वो दीवार के उस किनारे पे थी तो ये स्याह कार उस किनारे। उसने दरवाजा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पे रखी। टॉक्सिम स्क्वायर को उसकी हील्स पसंद नहीं थी, उसे अंदाजा था। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बोनट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारें जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन से मलबूस, हमेशा की तरह से आम से हुलिये में। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सेज सेज चलती उस सकाई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ रहा था। हील की टक टक पे रुका और गर्दन घुमाकर देखा। सलाम अलैकुम। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर खास मौके पर दगा दी जाती है। अब भी मसला कर रही है। खैर, मैं फिक्स कर लूंगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जिहान सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशी तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर कार में आई हूँ। वो धीरे से हंसिया। ये तंज करना कहाँ से सीख लिए हैं तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूं कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता बोनट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कतरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जिहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसे दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला। फिर उसकी सिगरेट को उंगली से छुआ। नहीं। उसे स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहां इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम ना था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। उस पे पैगाम रुकने का निशान आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। उसके दोनों पैगाम वहीं फंसे हुए थे। ओह, बैलेंस बिल्कुल खत्म था। जाहिर है, फिर मैसेज कैसे जाता? कोई खास बात थी क्या? वो कार को लॉक कर रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर करवाना है या किसी मुनासिब जगह पे? वो बात बदल गई। कनखियों से उसने उस लशपश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त ज़ाया ना करवाती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह भी ढूंढ चुका होता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलने लगे। इस्तक्लाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टॉक्सिम स्क्वायर के साथ से निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तक्लाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी रौनक के अरूज पे थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों अतराफ में तेज तेज चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज में ही दाएं हाथ की किताब में बने एक रेस्टोरेंट में चले आए। सर्द रोशनियों से मैसिन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रखा था। उस कोने वाली खाली मेज के साथ रखे स्टैंड पे हया ने कोट उतार कर लटकाया और जिहान के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठी। सर्द रोशनियों में उसके फ्रॉक के सुनहरी सिक्के चमकने लगे थे। उसने दाएं बाजू में एक सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोनी मेज पे रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल उसने मेज पे ही रख दिया था। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। उससे जरा से शाने उचकाए।
जिहान ने मुस्कुराकर सर को हम दिया और मेन्यू कार्ड खोलकर नाम आग से भरने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निश्चल लब को दांतों से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस सकलाल चटेसे में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर उस कदीमी यूनानी देवियों के से सिंगार वाली लड़की को सताइश से देखा था, मगर ये अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लातौलुकी और बेखबरी, वो भी उस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायजा ले लिया करता था। उसे अपनी सारी तैयारी राय कहाँ जाती हुई महसूस हुई थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कोनियाँ रखे, दोनों हाथ आपस में फंसाए, हया की तरफ मुतवज्जा हुआ और जरा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे डॉम ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। उसके हल्के से भूरे शेड लिए स्याह बाल नौउम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कमगो और मुख्तात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से ही आए होगे, मुझसे मिलने बिलखसूस आओ, ये तो जरा मुश्किल है। तुमसे मिलने बिलखसूस ही आया था, और उसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फातिमा आंटी को फ़ोन करके तुम्हारे डोम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने तो हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा। और ये बात तो अम्मा ने उसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को उससे सोचा था कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे उस सफ़ेद गुलाब उसे हर जगह तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही, मुझे लगा था कि तुम उस रोज़ इस्तकलाल स्ट्रीट में मुझसे खफा हो गई थी। अच्छा, तो आपने मुझे उस दिन पहचान लिया था। हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई लड़की हो। वो बहुत जल्द भुला देने वालों में से नहीं थी, सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों में घुमाते हुए बोली। एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं हया। वो कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं लंबी लंबी बातें नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, ऐसा आदमी जिसको फिक्रे माश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मलकियत मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से उस रेस्टोरेंट की किस्तें अदा कर रहा हूँ जो कि पूरी हो ही नहीं रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान रखती है। वो लड़की जो उस दिन मेरे साथ थी, वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ओनर है, और हमारे दरमियान उस वक्त यही मसला ज़ेरे बहस था। जब तुम आई हया, मैं उस दिन इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी प्रॉपर्टीज जब्त करने की बात कर रही थी, और अगर मैं उसकी रकम अदा ना कर पाया तो ऐसा कर भी गुजरेगी। इसी परेशानी में मैं तुमसे मिसबिहेव कर गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर अपनी तमाम परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है, और मैं उनकी परवाह करता हूँ। हया ने समझ कर रसवात में सर हिला दिया। अब भी हफा हो उसी बात पे। वो कतई तवक्कुफ से बोला। नहीं, मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा भी फिक्स कर दिया था। वो बेख्तियार हंस पड़ा। मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उठा रहा। इससे कबल कि वो जवाबन कुछ कहती एक वेटर उसकी तरफ आया था। मैडम सुलेमान। हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थरगी हो गई। वेटर एक सफेद गुलाबों का बुके मेज पे रख रहा था। ये आपके लिए। साथ ही उसने एक दो रोया तय किया हुआ कागज हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मदाम। वो जो साकित निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी, चौंकी और मुस्सरफ से अंदाज से वो कागज थामा। उससे कदमों से जान निकल चुकी थी। वो तब सा वेटर वापस पलट गया। उससे कपकपाती उंगलियों से कागज की तहें खोली। बेसतर कागज के एनवस पे अंग्रेजी में 3 सतूर लिखी थी। मेरी कार में सफ़र करके यहाँ आने का शुक्रिया, लेकिन असूलन मुझसे लिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपने कज़न के साथ। फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिहान ग्लास लबों से लगाए खूंट खूंट पानी भी था, बल्कि सुकेड़े उसके चेहरे के बदलते रंगों को दिख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें ये सफ़ेद फूल? वो हाथ से सर्द लहजे में बोला तो अया ने चौंक कर चेहरा उठाया। चंद लम्बे पेशर की गर्मजोशी जिहान की आंखों में मकफूद थी। उसके चेहरे पर जमानों की अजनबियत और रुखाई छाई थी। वो पता नहीं। और उसे कैसे इल्म हुआ कि हम रेस्टोरेंट में हैं? उसका लहजा चुपता हुआ था। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। कोई जवाब बन ही नहीं पड़ रहा था। दिखाओ। उससे हाथ बढ़ाया और अब हया के पास कोई रास्ता नहीं था। उससे कमजोर हाथों से वो कागज जिहान के हाथ पे रखा। जैसे जैसे वो तहरीर बढ़ता गया, उसकी पेशानी पे शिकने उभरती गईं, रगें तन गईं और लब भींच गए। तुम किसकी गाड़ी में टॉक्सी में आई हो? उससे निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह से समझ गई थी कि वो एक मशरकी मर्द था, ताया फुरकान,
अब्बा रोहेल की तरह का मशरकी मर्द। वो मैं समझी, वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? उसने तनफ्फुर से कागज को मुट्ठी में मोड़ दिया। मैं समझी, और उसने कहा तुम्हारा नाम लिया तो? उसने ये कहा कि उसको मैंने भेजा है। उसने टोक अंदाज से पूछा। हाँ। नहीं। यानी कि नहीं? उसने नहीं बताया कि उसे किसने भेजा है, और तुम उसके साथ बैठ गई। हया, तुम यूं किसी की गाड़ी में भी बैठ सकती हो? मैंने कहा ना, मैं समझी वो तुम्हारी कार है। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? तुम? अगर तुम्हें मुझ पे इतनी बेतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पे। उससे नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछ कर नहीं करता, ना ही इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। उससे क्लच यूं हाथ मारकर उठाया, क्रिस्टल गुलदान में से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। चनाके की आवाज आई, वो किरचू में बट गया। जिहान शायद उसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो उसके तासुरात देखने के लिए नहीं रुकी। वो तेजी से मेज की एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़ कर खींचा और तेज से चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो उसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई थी उसे पूरा करके ही आता, और उस कार्रवाई में उसे जितने मिनट लगते उतनी देर में वो दूर जा चुकी होती। इस कलाल स्ट्रीट में लोग उसी तरह चल रहे थे। उस रश के दरमियान में ही कहीं थी। उससे कोट पहना नहीं, बाजू पे डाल दिया, वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। आंसू मतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो उसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो वो उस शोर और रश में ना उसे देख पाई और ना ही उसकी आवाज़ सुन पाई। बस उसी तरह चलती रही। इस कलाल स्ट्रीट का हरी किनारा मुड़कर वो टॉक्सिम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सेध में चलती हुई टॉक्सिम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगीत बेंच बहरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में उस पर बैठी, वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोती। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी साथ के वकार के वो सारे असबाब जो हमेशा खुद को बढ़ाती और याद दिलाती रही थी, आज बहुत जिल्लत के साथ चिकना चूर हुए थे। वो शख्स कब उसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवक्त नहीं करता था। उसे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया उसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब उसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। उससे बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द पहली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। उससे कोट में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो उस पर पूरा ही नहीं आता था, और वो तो उससे मेज़ पे रखा था। और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो उस रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। उसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जिहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद जब वो हामती हुई वापस इस्तकलाल स्ट्रीट में उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर उस मेज़ तक गई और इधर उधर चीज़ें उठा उठा कर उस मोबाइल को तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की किस्जियाँ भी अब फर्श से उठा ली गई थीं। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ से पलटी तो वही बुरूदी वेटर, जिसके नाक पे मोटा सा दिल था, मुतफक्किर सा खड़ा था। वो भूखे उसी ने उसे ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पर। वो परेशानी से घुंघराले लटे कानों के पीछे उड़ती हुई मेज़ पर चीज़ें फिर से इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पढ़ा था। मगर जब आप गुलदान गिरा कर गई तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि फ़ोन उन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया। ओह अच्छा। उसके तने में आसाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया? जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसे कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टॉक्सिम स्क्वायर पे कोर्सिल के इंतजार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने टॉम की खामोशी में जरा सा अर्ताश पैदा किया था। कॉल का सब्ज बटन दबाने से पहले उसे नजर उठाकर अपने मुकाबिल कुर्सी पर बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जा थी। मगर हया, मैं उसे कहूंगी क्या?
यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस करे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सबस बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थीं और वो दोनों दम सादे घंटियां सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, उसी के नंबर पे कर लेते हैं, शायद उस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो। वो जिहानी था, अस्सी मसरूफ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दी हतीजा बोल रही हूँ। दिस इज जिहान। हतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है, ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो ज़रा मसरूफ थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए टीचर ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम सादे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उससे देख रही थी। जी, कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड्स पे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड्स के सबसे बड़े जजीरे बुयूक अदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मजे से कही जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे सलीम, वो बिना आवाज से लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे की जानिब जा खड़ी हुई। कल? कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। श्श, नहीं, वो हाथ से इशारे करती उसे पास रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है। वो कह रहा था। फिर जुमे को? जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बुयूक अदा में पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा, तो दूसरी जानिब लम्हे भर की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बहुत बादल नवाज सा तैयार हुआ था। बस भी ठीक है, हम सुबह वाली कोर्सिल से कदी कोई की बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले उधर हमारा इंतजार कीजिएगा, वहां से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका ये एहसान ताउम्र याद रखूंगा। वो जरा सा हंसकर बोला। वो फोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। टीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज से मेज से मैगजीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या जरूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पे बागोर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं, इस्तांबुल में। वो बदतमीजी से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका? शायद मैंने इस मौजू पे कभी बात नहीं की। वैसे भी जिहां का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसको खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फूफू ने उससे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। टीजे चेहरा उठाकर हल्की से उसे देखा। आज के दौर में ऐसा कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म भी ना हो? यकीनन उसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रसाली की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्ता से बोली, तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी यानी ओ गॉड, तुम्हारा उससे निकाह हुआ था तो वो तुम्हारा क्या लगा? सोतेला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने बंक की तरफ बढ़ गई। ओ माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। टीचर अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी है ना, अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पे डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि घड़ी पे निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई, फिर स्लाइडर खोलकर चेहरा बाहर निकाल कर लपों के गिर दोनों हाथों का प्याला बनाए आवाज से बुलंद बोली। गुड मॉर्निंग डीजे। नीने। दूर नीचे से किसी लड़की ने जवाबी हाँक लगाई थी। जालील, वो चलकर और जोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। अया ने तकिया खींचकर उससे दे मारा, मगर वो उसी तरह
खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही।